नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और आज वॉर जोन से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जहां पर रूस ने यूक्रेन के नेप्रो शहर पर कर दिया है आईसीबीएम से अटैक। ये पहली बार है जब आईसीबीएम से अटैक किया गया है, लेकिन ये अटैक अब कई मायनों में इसलिए खास हो जाता है क्योंकि रूस ने हाल ही के दिनों में एक बड़ा बदलाव किया था। बदलाव में ये कहा गया था कि अगर उस पर अटैक किया जाता है तो वो किसी भी देश पर परमाणु हमला कर सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अमेरिका की तरफ से जो बाइडेन ने एक बात सामने रखी जिसमें ये बताया कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को जितने भी हथियार दिए गए हैं जो कि लॉन्ग रेंज के हथियार हैं, उनका इस्तेमाल अब यूक्रेन खोलकर कर सकता है। दोनों महत्वपूर्ण बातें कल ही सामने आई थी और आज रूस की तरफ से आईसीबीएम के जरिए एक बड़ा अटैक किया गया है। सचिन, जाहिर तौर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित भी जुड़ रहे हैं। जाहिर तौर पर ये एक बड़ा कदम जो कि रूस की तरफ से उठाया गया है और इसके क्या कुछ मायने सुमित जी देख सकते हैं? देखिए, ये आप देखिए ना, अचानक से इस युद्ध में तेजी आ गई है और इसकी एक जो बड़ी वजह है वो है डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव जीतना। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 2 साल से लगातार कहते आ रहे हैं, जब से जंग शुरू हुई है, कि मैं होता तो इस जंग को रुकवा देता, मैं जीतूंगा तो इस जंग को रुकवा दूंगा। और अब वो जब चुनाव जीत गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो 20 जनवरी को अपना टेक ओवर करेंगे। उससे पहले ही बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को इजाज़त दी कि वो मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के अंदरूनी हिस्से में करे, जो कि रूस को कबूल नहीं है। ये एक तरीके से रूस के लिए उसकी एक रेड लाइन है जिसे क्रॉस किया गया है। इसका बदलाव रूस लेगा। असल में ये पूरी कोशिश क्या है कि अब ये सबको पता है कि ट्रंप आने के बाद राजीनामे की, समझौते की बातचीत शुरू होगी, क्योंकि ट्रंप अमेरिका को, रूस को मदद नहीं देने देंगे हथियारों की, और उसके बिना यूक्रेन लड़ नहीं पाएगा। रूस यूक्रेन को ही मदद देते हैं। तो कोशिश ये है कि जब ट्रंप आए और समझौते की बातचीत हो, उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन किसके कब्जे में है, लोग अपने कब्जे में रखें। रूस चाहता है कि वो ज़्यादा ज़मीन अपने कब्जे में रखे, यूक्रेन चाहता है कि उसके कब्जे में भी कुछ ज़मीन हो, ताकि बार्गेनिंग किया जा सके। तो असली सवाल यही है, उसी लिए ये युद्ध में तेजी आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि ट्रंप ने जब ये कहा था कि जब अगर मैं जीतूंगा तो मैं इस पूरे युद्ध को खत्म कर दूंगा, बाइडेन ने यहाँ पर कह दिया कि नहीं, आप जाकर हमला कीजिए। अगर ये हमले और बढ़ते चले जाएंगे, जो आपने कहा कि कोशिश की जा रही है कि जमीन जिसके पास ज्यादा होगा वो समझौता करने में उसका बार्गेनिंग करने की पावर ज्यादा रहेगी, क्या यही एक विकल्प है इस पूरे युद्ध का समाधान? सिर्फ यही एक विकल्प है इनके पास कि अमेरिका के पास और भी कोई उनकी स्ट्रेटेजी हो सकती है? अमेरिका की जो स्ट्रेटेजी थी, वो स्ट्रेटेजी तो ये थी कि किसी भी तरीके से यूक्रेन को इतना मजबूत करा जाए, रूस को बर्बाद किया जाए। अमेरिका उसमें कामयाब नहीं हो सका। जब रूस ने हमला किया तो उसके बाद रूस के ऊपर कितनी तरीके की काफी ज्यादा हार्ड सैंक्शंस लगाए गए, इकोनॉमिक पाबंदियां लगाई गई, लेकिन उसने उसका काट ढूंढ ली। भारत के साथ ऑयल डील की, चाइना को उसने अपना ऑयल बेचा, रूस को उसका ऑयल बेचने से रोक नहीं सके। रूस की इकोनॉमी कोलैप्स नहीं कर पाई। तो जब रूस की इकोनॉमी को आप कोलैप्स नहीं कर पाए, और यूक्रेन जो ग्राउंड पर, आप देखिए, जंग हमेशा लड़ी जाती है, कहा जाता है कि इट्स नॉट द मशीन बट मैन बिहाइंड द मशीन्स दैट मैटर्स इन द वॉर। तो आप हथियार दे दोगे यूक्रेन के लोगों को, लेकिन यूक्रेन के पास फौजी कहाँ से लेके आएगा? रूस और यूक्रेन की आप तुलना करेंगे तो रूस बड़ा देश है, यूक्रेन छोटा है। रूस के पास, रूस की जनसंख्या ज़्यादा है, उसके पास फौजी ज़्यादा है। यूक्रेन के पास जो रिपोर्ट्स आ रही है, पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा फौजियों की कमी से यूक्रेन जूझ रहा है। उसके पास हथियार हैं अमेरिका के, लेकिन फौजी उतने नहीं है कि वो अच्छी जंग लड़ सके। इसीलिए यूक्रेन ने करीब 3 महीने पहले, 4 महीने पहले एक बहुत साहसिक कदम उठाते हुए रूस पर हमला किया था। अभी तक रूस ही यूक्रेन की 20% जमीन को कब्जा पाया है, लेकिन उसने रूस के कुर्स्क इलाके में, जो रूस के साउथ में, उस पर हमला करके उसमें कुछ 100 किलोमीटर की जमीन को कब्जा लिया, क्योंकि रूस वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब वो कब्जा उसने अपना फोर्टिफाई कर लिया, अपनी पोजीशंस। अब रूस को उसको वापस लेना है। रूस ने करीब 50,000 के आसपास की फौज इकट्ठी की है, जिसमें नॉर्थ कोरिया के जो पर्सनल है वो भी शामिल है। उनको रोकने के लिए, जो कुर्स्क इलाके में रूस का, यूक्रेन का कब्जा है, जिसको पाने के लिए रूस आगे बढ़ रहा है, उनको रोकने के लिए कैसे रोकें? क्योंकि उनकी जो सप्लाई है पीछे से, जो अम्यूनिशन डिपोट है, जो उनके एयर बेस है, लॉजिस्टिक हब है, वो काफ़ी पीछे है। उसके लिए जरूरी है यूक्रेन के लिए कि वो उनको तबाह करे। उनको तबाह कैसे करेगा? उसके पास जो मिसाइल है, जो कि अमेरिका की दी हुई है, लेकिन उनमें पाबंदी थी कि उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो पाबंदी, अगर हम देखें तो रूस तो इस वक्त मजबूत स्थिति में है, क्योंकि कुछ दिनों पहले आपको भी याद होगा कि जब रूस ने पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उनकी मुलाकात कराई थी, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका को हम दरकिनार कर सके। क्या इसका भी कोई असर देखने को मिलेगा? नहीं, इस मुलाकात का नहीं। ये देखिए, एक डिप्लोमेटिक मूव था, ये दिखाने के लिए, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से कोशिश की थी कि एक आइसोलेट कर दिया जाए रशिया को, और खासतौर से व्लादिमीर पुतिन को। कहा गया था कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज होगा। हाँ, ये एक
ऑप्टिक्स थे दिखाने के लिए कि देखो भाई आप हमको चाहते हैं, आप हमें युद्ध का आरोपी बताते हैं। ये वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से कहा जाता है कि ये पुतिन की वॉर है, तो आप कहते हो कि भाई हमसे कोई बात नहीं करेगा क्योंकि मैंने युद्ध छेड़ा है। तो वहाँ रशिया के साथ जिनपिंग मिले, पीएम मोदी मिले, और भी कई बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिले। तो ये एक अमेरिका को दिखाने के लिए था कि हमारे साथ भी लोग हैं और हम अछूत नहीं हैं, आइसोलेट नहीं हुए हैं। अच्छा, अमेरिका के साथ साथ सुमित जी 7 देशों के जो दूतावास हैं कीव में उन्हें बंद किया गया है। ये क्या संकेत है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? क्या ये हम इसे थर्ड वर्ल्ड वॉर की सुबुहाट मान सकते हैं? हाँ, एक तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ये कुछ सर्टेन रेड लाइंस थी जो रशिया ने सेट की थी कि अगर ये रेड लाइंस क्रॉस होंगी देन हम लोग बड़ा अटैक करेंगे। रेड लाइन क्रॉस हुई, जो अमेरिका और स्टॉर्म शैडो जो यूके से मिली है उन मिसाइलों से रूस के भीतर हमला हो रहा है और भीतर हमला होगा, तो फिर रशिया भी अटैक करेगा। अभी तक जबकि कभी भी हमला होता है तो ये देखा जाता है कि दूतावास जो किसी राजधानी में होते हैं उनको उनसे बचा के किया जाता है, यूएन का ऑफिस होता है, रेड क्रॉस का ऑफिस होता है, उससे बचा के किया जाता है। तो पर्टिकुलर हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि सीधी टारगेट पर गिरती है, उनसे हमला हो रहा था। लेकिन अब जो खबर आई कि आईसीबीएम से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है, बैलिस्टिक मिसाइल जब हमला करती है, आईसीबीएम हमला करती है, तो फिर उसका डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी सूरत में फिर उसके दायरे में कौन कौन आएगा, और वो सटीक भी नहीं गिरती है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो होती हैं वो पिन पॉइंट की एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा होती है। बैलिस्टिक मिसाइल जब जाएगी तो उसका दायरा बड़ा होगा, ऐसे में नुकसान निश्चित तौर पर तबाही हो सकती है। अच्छा सुमित जी, इसमें ये भी बातें सामने आ रही हैं कि रूस ने हाल ही में ये बात कही थी कि अगर उस पर अटैक किया जाता है तो वो न्यूक्लियर अटैक भी करेगा, और उसके लिए वो कल रात में ये फैसला लिया गया। बात में भी बदलाव किया गया कि उससे मतलब नहीं है कि सामने वाला जो देश है वो परमाणु बमों से लैस है या नहीं। ऐसे में आप क्या इस पूरे सिनेरियो को 3 खेमों में बढ़ता देख रहे हैं, जो अमेरिका के साथ हैं, जो रूस के साथ है, और एक ऐसा खेमा में जहाँ पे भारत लीड कर सकता है? न्यूट्रल है। देखिए रूस ने जो उन्होंने न्यूक्लियर अटैक का बार जो नीचे किया ना, अभी तक पॉलिसी ये थी कि हम केवल उसी पर अटैक करेंगे जिसके पास खुद न्यूक्लियर वेपन है। बट नाउ दे हैव चेंज्ड इट कि जो कोई नॉन न्यूक्लियर कंट्री भी, जिसको अगर कोई न्यूक्लियर कंट्री सपोर्ट कर रहा है तो उसको भी हम हमला कर सकते हैं। ये बार उन्होंने नीचे किया है, और उसका मतलब ये संकेत है कि अगर कोई बड़ा हमला यूक्रेन की तरफ से हुआ कि ये आर पार की जंग अब है, इतना तय है देखिए कि सचिन की जंग अब डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद रुकेगी। समझौता होगा क्योंकि वो यूक्रेन को सप्लाई नहीं देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप कई बार बोल चुके हैं। तो फिर जंग जब रुकेगी तो उस समय कौन किस पोजीशन पे होगा, वहीं से उस पोजीशन पे फिर बार्गेन किया जाएगा। तो अगर अमेरिका यूक्रेन को मदद नहीं देता है तो रूस का पक्ष तो वैसे ही मजबूत हो जाएगा, यूक्रेन वैसे ही कमजोर हो जाएगा। हाँ, यूक्रेन कमजोर हो जाएगा और यूक्रेन लड़ाई लड़ नहीं सकता है अगर अमेरिका तो इसके पीछे क्या ट्रंप वही सेम फार्मूला अपना रहे हैं कि हम सबसे टॉप पर थे, हम ही टॉप पर रहेंगे, हम ही सबको लीड करेंगे, हम ही समझौता करवाएंगे? लेकिन अमेरिका ही समझौता कराएगा, हमले और की कोई करा भी बात नहीं होती सकता। है, परमाणु हमले की बात होती है, तो आप ये समझते हैं कि रूस के सामने अमेरिका उतना ज्यादा मजबूती से नहीं खड़ा हो सकता है, क्योंकि रूस के पास शायद 6000 से ज्यादा परमाणु बम खुद हाँ के। वो बात है, बट देखिए ये तो एक इतने ज्यादा 6000 परमाणु बम की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि परमाणु हमला होगा या परमाणु युद्ध होगा। 1945 के बाद से कोई परमाणु अटैक नहीं हुआ, और पुतिन भी ये रिस्क नहीं लेंगे कि अगर वो किसी पे देश पर न्यूक्लियर अटैक करे तो फिर वो कम्प्लीटली आइसोलेट हो सकते हैं। और अमेरिका और रूस का तो ये है कि अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर परमाणु हमला कर देंगे तो पूरी दुनिया ही बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि अमेरिका नहीं टिक सकता, क्योंकि तैयारी इनकी सालों से है, पूरी ड्रिल होती है बाकायदा। हमने कई सारे लेख पढ़े हैं कि किस तरह से अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो कैसे बचाव करना है। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान ये बात आई थी, जब दोनों देश न्यूक्लियर वॉर के करीब आए थे, लेकिन उसके बाद भी वो टल गया था। तो मुझे नहीं लगता कि यूएस और रशिया के बीच में जब तक कोई एग्जिस्टेंशियल खतरा रशिया को पैदा नहीं हुआ कि हमें खत्म ही किया जा रहा है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का मतलब हो गया कि उन्हें ये पुख्ता जानकारी मिल जाए कि अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर अटैक होने वाला है, तो खुद के बचाव के लिए उनसे पहले ही अटैक कर दें। वो सिचुएशन अगर आएगी तो भले ही, लेकिन ये हाइपोथेटिकल बात है, मुझे नहीं लगता कि ये सिचुएशन होगी। हालांकि इसको एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर या एक धमकी के तौर पर रशिया जरूर इस्तेमाल कर सकता है कि रिस्क है। लोग अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज ये जरूर सोचेंगे कि हाँ रिस्क है, पुतिन कैन यूज न्यूक्लियर वॉरहेड। तो ये एक रिस्क वाली बात है। आखिर आप तो बहुत पहले से ही इन तमाम देशों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इस पूरे वॉर को भी आपने बखूबी समझा, स्टडी किया है। इस हमले के बाद अब यूक्रेन क्या करने वाला है? यूक्रेन के पास देखिए करने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है। यूक्रेन का जो इलाका है, दक्षिणी और पूर्वी इलाका, वहाँ पर रशिया आगे बढ़ रहा है धीमे धीमे। यूक्रेन के पास जो कुछ है वो कुर्स्क में है, जो जिसने कब्जा किया था, उसको उसे बचाना है। उस पर अटैक के लिए ही रशिया ने मोबिलाइज किया है 50,000 की फौज को, और नॉर्थ कोरियन आर्मी को भी उन्होंने वहां बुलाया है। यूक्रेन की कोशिश है, यूक्रेन के पास ज्यादा, यूक्रेन के पास है कि यूक्रेन के पास जो कुछ भी है वो अमेरिका का दिया हुआ है। यूक्रेन चाहता है कि ट्रम्प
ट्रंप के आने से पहले पहले जितनी ज़्यादा जमीन हम कब्जा सके रूस की, ताकि ट्रंप के आने के बाद जब समझौता हो तो जो 20% हिस्सा हमारा रूस के पास है उससे थोड़ा सा कम, उससे हम कुछ हासिल कर सके कुर्स के एवज में। वरना पुतिन का क्लियर कट है कहना कि जो डोनबास और डोनेट्स्क जो इलाके हैं उनको पुतिन यूक्रेन का पार्ट नहीं मानते और उनको कब्जा करना उनका वार का ऑब्जेक्टिव है। वो हिस्सा यूक्रेन का जाएगा, ये ट्रंप के आने के बाद तय। तो यूक्रेन चाहता है कि उससे ट्रंप के आने से पहले पहले ही कुछ हिस्सा रशिया का कब्जाया जा सके ताकि अपनी थोड़ी जमीन को बचाया जा सके। ये तो ओवरऑल कुल रणनीति मिलाकर है। आज जो अटैक रूस की तरफ से किया गया है आईसीबीएम के जरिए यूक्रेन पर, उसके बाद किस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं और ऐसे में अमेरिका और जो पश्चिमी देश हैं उनकी भूमिका कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है इस वॉर में, ये आज हमने समझा है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें